नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ARBDL सर आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, किन कारणवश हमारी राजनीति विज्ञान की जो क्लास चल रही थी वो बीच में रुक गई थी, तो उस क्लास को आज हम फिर से क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अपन वैश्वीकरण पढ़ रहे थे, तो उसमें आज अपना टॉपिक आ रहा है कि भारत के सम्मुख चुनौतियां, यानी वैश्वीकरण की भारत के सम्मुख क्या क्या चुनौतियां रही हैं, इनके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, पहला है कि सहकारी वित्तीय संघवाद। इसका मतलब हो गया कि संघवाद का मूल सिद्धांत है कि असमान राज्यों को समान हक प्रदान किया जाए, यानी सभी राज्यों का समान विकास हो सके। यानी ऐसे राज्य जो पिछड़े हुए हैं, जिनकी भौगोलिक परिस्थिति से देखा जाए या किसी भी प्रकार से देखा जाए जो पिछड़े हुए हैं, तो उनको भी बाकी राज्यों की तरह क्या हो सके, समान हक मिल सके। तो ये इसके अंदर बोला गया है कि असमान राज्यों को भी क्या किया जाए, आर्थिक सहायता दी जाए या जिस प्रकार की भी सहायता दी जाए वो सभी राज्यों के बराबर मिल सके। इसको बोला गया है कि असमान राज्यों को भी समान हक प्रदान किया जाए, ठीक है। अगला पॉइंट आ रहा है प्रौद्योगिकी का विकास और पहुंच का विस्तार। हमें पता है कि वैश्वीकरण क्या है, एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यानी कि वैश्वीकरण के माध्यम से हर प्रकार का क्षेत्र क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो वैश्वीकरण क्या है, बहुआयामी प्रक्रिया है जिसका विस्तार प्रौद्योगिकीकरण ही संभव हो पाया। यानी जो आज अपने को वैश्वीकरण जो दिखाई दे रहा है उसका मुख्य कारण क्या है, प्रौद्योगिकी है, इंडस्ट्री उसका मुख्य कारण है ना। प्रौद्योगिकी बढ़ना ही क्या है, वैश्वीकरण का मुख्य कारण है। अगला बिंदु आ रहा है तीसरा, देश की प्रतिस्पर्धा से प्राप्त होने वाला सर्वश्रेष्ठ लाभ। यानी प्रतिस्पर्धा बोला जाए, स्पर्धा बोला जाए, एक ही बात है कि स्पर्धा ही एक ऐसा आधारभूत तत्व है जो किसी विशेष क्षेत्र या कौशल के विवरण में विशेषज्ञता या योग्यता का स्थापित करता है। यानी कि एक्चुअल में क्या है कि कोई भी देश हो जाए जो किसी भी विशेष क्षेत्र की बात करें या कौशल में आगे हो, विशेष योग्यता रखता है, तो वही उसमें क्या हो सकता है, उस स्पर्धा में, उस दौड़ में आगे निकल सकता है। यानी देखा जाए कि जो देश अन्य देशों की तुलना में सस्ती और बेहतर तकनीक उपलब्ध करवाता है उसे प्रतिस्पर्धा का सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है। यानी मान लीजिए दो देश आपस में तुलना कर रहे हैं, परंतु एक देश सस्ती चीज़ें उपलब्ध करवा रहा है और बेहतर चीज़ उपलब्ध करवा रहा है, और दूसरा देश क्या है, महंगी चीज़ और उतनी अच्छी चीज़ें नहीं दे रहा है, उपलब्ध करवा पा रहा है, तो उसमें पहले वाला देश क्या होगा, आगे निकल पाएगा, क्योंकि वो कम पैसे में, कम कीमत में अच्छी चीज़ें उपलब्ध करवा रहा है, ठीक है। जैसे देखिए कि उदाहरण लेते हैं अपन कि एक देश जहां कंप्यूटर का उत्पादन नहीं होता है तो सस्ते और बेहतर कंप्यूटर उपलब्ध करवाने वाला देश से आयात कर सकता है। यानी कि जिस देश में कंप्यूटर बन नहीं रहे हैं, अच्छी तकनीक के सस्ते कंप्यूटर नहीं बन रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज वैश्वीकरण है तो वो दूसरे देश से उन कंप्यूटर्स को मंगा सकता है, आयात कर सकता है। जैसे देखेंगे अपन कि चीन के उत्पाद दुनिया के प्रत्येक बाजार में उपलब्ध हैं। हमें पता है कि चाइनीज जो आइटम हैं दुनिया के हर बाजार में उपलब्ध हैं। जैसे अभी भारत की बात करें तो वहाँ पर अपने मार्केट में हर चीज़ मिल जाती है। मोबाइल देख लीजिए, बैटरीज देख लीजिए, और अनेक प्रकार के जो आइटम्स हैं वो सब क्या है, चाइना आइटम है, जिस पर लिखा होता है मेड इन चाइना। तो वो क्या है, सस्ते हैं और हर जगह उनका आसानी से पहुँच है और बेहतर हैं, तो वो हर बाजार में उपलब्ध है। उसका कारण क्या है, बेहतर होने का, क्योंकि वहाँ मजदूरी सस्ती है तो उत्पाद भी क्या होगा, सस्ता होगा। सही बात है। अगर जिस चीज़ में मजदूरी सस्ती लग रही है तो उसके उत्पाद में भी क्या होगी, सस्ती मिलेगी, वो चीज़ भी क्या होगी, सस्ती मिलेगी। आगे देखिए, परंतु उत्पादन देश की प्रकृति, भौगोलिक यानी भूगोल, उपलब्ध संसाधनों व जलवायु की प्रकृति व प्रौद्योगिकी विकास पर निर्भर करता है। यानी कि कोई सी भी चीज़ की देखी जाए, उत्पादन देखा जाए तो वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो वहाँ की प्रकृति पर निर्भर करता है, वहाँ की जलवायु प्रकृति किस प्रकार की है, वहाँ भाई ठंडा मौसम है, बारिश वाला मौसम है, सर्दी वाला मौसम है, तो वहाँ की प्रकृति किस प्रकार की है, वहाँ का भूगोल कैसा है, पता लगे एक रेत वाला इलाका है, दलदल वाला इलाका है, बर्फीला इलाका है, किस प्रकार का है, वहाँ पे संसाधन किस प्रकार के हैं, वहाँ की जलवायु की प्रकृति कैसी है, और प्रौद्योगिकी विकास पर निर्भर करता है। यानी इन सारी चीज़ों पर किसी भी देश का उत्पादन निर्भर करता है। आगे देखिए,
उदाहरण देख लेते हैं अपन इस प्रकार का कि चावल का उत्पादन मुख्य स्पर्धा है। यानी देखा जाए कि जिस देश में चावल का उत्पादन अच्छे से हो पा रहा है तो उस देश को उसी चीज़ का उत्पादन करना चाहिए। जैसे मान ली किसी देश में चावल का उत्पादन हो रहा है, वो सोचे मैं गेहूं की खेती करूं, तो ये संभव नहीं हो सकता है। तो सभी देशों में चावल का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। तो चावल का उत्पादन ही क्या है, मुख्य स्पर्धा है। यानी जो देश चावल की अच्छी किस्म का उत्पादन कर सकता है, अच्छी सस्ते दामों में चावल अच्छी बेहतर क्वालिटी का उपलब्ध करवाएगा, तो वही देश का होगा आगे निकल जाए। तो ये चावल भी क्या है, एक मुख्य स्पर्धा है। इसलिए वैश्वीकरण के पीछे विचार यह है कि सभी राष्ट्र केंद्रीय सक्षमता को विकसित करेंगे और वैसे ही चीज़ों का उत्पादन करेंगे जिसमें वो निपुण है। यानी कि जो देश जिस चीज़ को बनाने में ज़्यादा सक्षम है, उन्हीं चीज़ों को क्या करेगा, वो उत्पादन करेगा। जिन चीज़ों को बनाने में वो निपुण है, उन्हीं का उत्पादन वो करेगा, तो उस देश को ज़्यादा फायदा पहुंचेगा और वो स्पर्धा में क्या हो सकता है, आगे निकल सकता है। क्योंकि आज वैश्वीकरण का दौर है, तो जो सामग्री अपने यहाँ पर नहीं बनाई जा रही है, तो हम उसको दूसरे देश से आयात कर सकते हैं, और जो हमारे यहाँ पर बन रही है, जिसका उत्पादन हम कर रहे हैं, उसका आप क्या कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अब देखिए, ये अपन ने सकारात्मक परिणाम देख लिए वैश्वीकरण के। अब देखते हैं अपन नकारात्मक परिणाम। तो पहला आ रहा अपने शरणार्थी की समस्या। शरणार्थी की समस्या देखिए कि वैश्वीकरण प्रक्रिया ने जन आंदोलन तथा पलायन को प्रेरित किया है। यानी वैश्वीकरण के कारण जन आंदोलन हुए और पलायन हुआ है, तो जिसका नकारात्मक प्रभाव बुजुर्गों पर पड़ा है। यानी कि इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुए हैं, बुजुर्ग हुए हैं। यानी कि वो कमाने के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं, तो उनकी आर्थिक जीविका चलाने के लिए उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बात करें वर्ष 2016 में एक सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि 7.4 अरब जनसंख्या में से लगभग 60 करोड़ लोग क्या है, शरणार्थी है। यानी अगर अपन 2016 के आंकड़ों की बात करें तो एक सर्वे किया गया तो उसमें पाया गया कि 7.4 अरब जनसंख्या में से 60 करोड़ लोग क्या है, शरणार्थी है। अर्थात हर 122वां व्यक्ति क्या है, शरणार्थी है। अगर तुलना करें तो हर 122वां व्यक्ति क्या है, शरणार्थी है। इस कारण यूरोपियन व एशियाई देशों में शरणार्थी समस्या बढ़ी है। यानी वैश्वीकरण के कारण ही क्या हुआ है, जो यूरोपियन और एशियाई देश हैं उनमें शरणार्थी की समस्या क्या हुई है, बढ़ी है। आगे देखिए, अगला बिंदु आ रहा अपना कॉरपोरेट व उद्योगपतियों की समर्थित व्यवस्था। यानी वैश्वीकरण से प्रभावी संस्थाओं ने गरीब देशों, कामगारों तथा प्राकृतिक पर्यावरण के हितों की अनदेखी की है, केवल औद्योगिक कॉरपोरेट वर्ग के हितों की पूर्ति करता है। यानी वैश्वीकरण के कारण ही सिर्फ जो बिजनेसमैन हैं, कॉरपोरेट हैं, उनको ही क्या होगा, फायदा होने वाला है। यानी कि गरीब देश, कामगार और प्राकृतिक पर्यावरण के हितों की बिल्कुल इन्होंने क्या की है, अनदेखी की है। लोगों को, कामगारों को बहुत ही इससे क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, और जो गरीब देश हैं उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है, और प्राकृतिक पर्यावरण के तो हितों की अनदेखी की है। क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि फैक्ट्रियाँ लगा दी गई, तो वहाँ से निकलने वाला जो हानिकारक धुआं है, ध्वनियाँ हैं, जो प्रदूषित जल है, वो क्या कर रहा है, पर्यावरण को भी क्या कर रहा है, नुकसान पहुँचा रहा है। यानी वैश्वीकरण से सिर्फ किसको फायदा हुआ है, कॉरपोरेट और उद्योगपतियों को। आगे बात करें अपन नव उपनिवेशवादी मानसिकता वाली प्रक्रिया। यानी यह है बड़े देशों के साम्राज्यवाद का नवीन रूप है, जिसमें बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों को ऋण के भंवर में फंसाकर मजबूर कर लेते हैं। यानी जो विकसित राष्ट्र हैं वो विकासशील राष्ट्रों को क्या करते हैं, अपने उनके देशों के विकास के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा देते हैं और उनके भंवर में फंसा लेते हैं, ऋण के भंवर में फंसा लेते हैं। जैसे अमेरिका हो गया, तो वो जो पिछड़े हुए राष्ट्र होंगे, जो नवोदित राष्ट्र होंगे, जिनका नया निर्माण हुआ है, जो अभी अभी आज़ाद हुए हैं और जो अभी आर्थिक स्थिति से अच्छे नहीं हैं, उनको क्या करेगा, वो ऋण मुहैया करवाएगा और उसके भंवर में फंसा लेता है। यानी देखिए, विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों का कच्चा माल सस्ते में प्राप्त कर लेते हैं, वहाँ पर बिजनेस करते हैं, तो वहाँ का जो कच्चा माल होगा उसको सस्ते में ले लेंगे, वहीं का सस्ता श्रम का उपयोग कर लेंगे, लोगों को सस्ते में काम पे लगाएंगे, और जो उत्पादन होगा उसकी बिक्री भी उसी देश में बड़े बाज़ारों में करते हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा किसको पहुंच रहा है, यहाँ पर विकसित राष्ट्र को, और नुकसान किसका हो रहा है, विकासशील राष्ट्र का हो रहा है। यानी इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि राष्ट्र की स्वायत्तता, संप्रभुता और आत्मनिर्भरता प्रभावित होगी। यानी कि इस प्रकार से
यानी कि कोई भी देश दूसरे देश में जाकर, जो विकसित देश है विकासशील देश में जाकर बिजनेस करेगा तो उससे विकासशील देश की स्वायत्तता प्रभावित होगी, संप्रभुता और आत्मनिर्भरता क्या होगी, प्रभावित होगी। यानी कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया देर सवेर विकासशील और अन्य पिछड़े देशों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। यानी कि वैश्वीकरण देखा जाए कहीं ना कहीं तो जो विकासशील देश हैं, जो पिछड़े हुए देश हैं, उनके लिए क्या होगी, घातक सिद्ध होगी। अब देखा जाए क्योंकि ये है परिघटना अमेरिकी वर्चस्व को प्रभावित करती है। ये परिघटना किसको प्रभावित करती है, अमेरिकी वर्चस्व को प्रभावित करती है। और ये भी आशंका की जा रही है कि भारत अमेरिका का क्लाइंट देश बनता जा रहा है। सॉरी, यहाँ पे साइलेंट जो लिखा हुआ गलत मीनिंग आ गया, इसका क्लाइंट स्टेट बनता जा रहा है। क्लाइंट, CLIENT, क्लाइंट। NT क्या बनता जा रहा है, क्लाइंट स्टेट यानी ग्राहक देश बनता जा रहा है। आगे देखें, इस तरह वैश्वीकरण मुख्यतः विकासशील राष्ट्रों में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं का मार्ग प्रशस्त करता है। यानी कि देखा जाए तो जो वैश्वीकरण है उसके कारण जो विकासशील राष्ट्र हैं, ऐसे राष्ट्र जो उनका विकास होना है, उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। अर्थात उनके देश में सामाजिक समस्याएं बढ़ी है, सांस्कृतिक समस्याएं बढ़ी है और आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं भी क्या हुई है, बढ़ी है। लास्ट टॉपिक अपना आ रहा है वैश्वीकरण के सकारात्मक परिणाम। अभी अपन ने नकारात्मक देखे, अब अपन क्या देखते हैं, सकारात्मक परिणाम देखते हैं कि इसके सकारात्मक परिणाम क्या रहे। कि विश्व के देशों के साथ जुड़ाव, हितों की समानता और अंतःक्रिया से सांस्कृतिक एकता का विकास। यानी कि विश्व के देशों के साथ क्या हुआ है, जुड़ाव हुआ है एक देश का दूसरे देश से, तो हितों की समानता और अंतःक्रिया से सांस्कृतिक एकता को क्या हुआ है, बल मिला है। अगला पॉइंट आ रहा है अपना, विज्ञान व तकनीक विकास से साझा बाजार में वृद्धि। यानी विज्ञान और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास से क्या हुआ है, साझा बाजार में वृद्धि हुई है। फिर वैश्विक समस्याओं के समाधान के वैश्विक सहयोग। यानी कि जो वैश्विक समस्याएं, जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो गया है ना, इस आतंकवाद की जो समस्या हो गई, तो ये क्या है, वैश्विक समस्या है, किसी एक देश की समस्या नहीं है, विश्व स्तर की क्या है, समस्या है। तो वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए वैश्विक सहयोग मिला है। फिर विकासशील देशों में जीवन प्रत्याशा दोगुना हुई है। जीवन प्रत्याशा यानी कि जीने की जो उम्र है वो क्या हुई है, दोगुनी हुई है। जैसे देखी जाए कि पहले जीवन प्रत्याशा 58 वर्ष थी और अब की कितनी हो गई, 69 वर्ष जीवन प्रत्याशा हो चुकी है। उसके बाद में वैश्वीकरण के कारण शिशु मृत्यु दर का भी घटना हो गया। शिशु मृत्यु दर भी क्या हो गई है, घट गई है। यानी 1990 में जो शिशु मृत्यु दर 58 थी, वर्तमान में 23 रह गई है। शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है कि 1000 बच्चों, जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं, उनमें जो मरने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या को बताता है शिशु मृत्यु दर। उसके बाद में वयस्क मताधिकार का व्यापक विस्तार हुआ है। यानी वयस्क मताधिकार जिसको सब अपन परिचित हैं, जो अपने को वोट देने का अधिकार है, वो किस पर मिलता है अपने को, वयस्क मताधिकार के अनुसार। तो उसका क्या हुआ है, व्यापक विस्तार हुआ है। अगला पॉइंट आ रहा है अपना 7वां, लोगों के भोजन में पौष्टिकता का बढ़ना। यानी कि जो लोगों का भोजन, उसकी में क्या हुई है, पौष्टिकता में वृद्धि हुई है। बाल श्रम का घटना, जो बच्चे हैं उनका जो श्रम होता था, बाल श्रम उसके अंदर आता है, तो बाल श्रम का क्या हो गया, घटना हो गया है। बच्चों को पढ़ाई के लिए जोड़ा गया है, पढ़ाई के माध्यम से, तो उससे भी क्या हो गया, बाल श्रम घट गया है। लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध करवाना, पहले जो स्वच्छ जल नहीं मिल पाता था, वो स्वच्छ जल अब लोगों को मुहैया करवाया जा रहा है। जीवन को अधिक खुशहाल बनाना, वैश्वीकरण के कारण लोगों का जीवन क्या हो गया, अधिक खुशहाल हो गया। हर चीज़ की क्या हो गई, लोगों में सुविधा हो चुकी है। जैसे आज देखा जाए तो आज अपना जीवन स्तर कैसा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो लोगों का जीवन क्या हो गया, खुशहाल हो गया। प्रत्येक सेवा क्षेत्र में विस्तार, हर सेवा क्षेत्र में क्या हो गया है, विस्तार हो गया है। हर प्रकार की सेवा आज अपने घर में टीवी, रेडियो, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, हर सुविधा उपलब्ध है। तो सेवा क्षेत्र में भी क्या हुआ है, विस्तार हो गया है। प्रति व्यक्ति विद्युत, कार, रेडियो, टीवी, मोबाइल फ़ोन आदि उपलब्ध करवाना। आज हर घर में जितने, मान देखा जाए आज की बात करें तो आज अपने घर में जितने मेंबर हैं लगभग सभी के पास अपना अपना क्या होगा, पर्सनल फ़ोन होगा, टेलीफोन, मोबाइल होगा।
उसके अलावा साधन होंगे, विद्युत अपने को 24 घंटे उपलब्ध है, घर में टीवी होगा, इस प्रकार की सारी चीज़ें। तो ये किसके कारण संभव हो पाया है? ये वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाया है। इस प्रकार से अपना ये वैश्वीकरण का पार्ट पूरा हो चुका है। अगला पार्ट अपन पढ़ने जाएंगे जो अपना आएगा शीत युद्ध। तो अपने जो क्लास है उसको बिल्कुल भी मिस ना करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए, क्योंकि नया कोर्स है तो आपको समस्याएं आएंगी। तो इस प्रकार से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको समस्या ना आए। और लॉकडाउन का जो दौर चल रहा है अभी, जो अपने कोरोना की वजह से क्लासेज नहीं चल पा रही, ऑफलाइन क्लासेज, तो आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। तो आप लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे जो भी वीडियो होंगे लेटेस्ट, उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।